हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप भारत दर्पण चैनल पर आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय आप सामने देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता, जलवायु परिवर्तन। विश्व स्तर पर इसके बारे में काफी कुछ चिंता व्यक्त की जा रही है। कभी गर्मी तो कभी ठंडा का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मौसम में अनियमितता जो आती जा रही है, वर्षा कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत कम होती है, कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि। ऐसा माना जा रहा है कि विश्व में जितना जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तेज गति से तापमान में वृद्धि हो रही है, ये पृथ्वी मनुष्य के जीवन जीने के लायक नहीं बचेगा। तो हम लोग अपनी भौतिकवादी विचारधारा में अपने विकास के इस अंधी दौर में पृथ्वी को ही विकास विहीन करने की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। विश्व में कम से कम 33% भूभाग पर वन चाहिए और भारत जैसे देश में 24.62% पर ही वन है। और बाकी में वन कहा जाए तो 21.67% क्षेत्र पर ही वन है। बिहार जैसे राज्य में तो और 8% से भी कम वन क्षेत्र है। तो चिंता का विषय तो है। जिस प्रकार से हम लोग विकास के संधि दौर में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है, पर्यावरण का क्षति उतना ही तीव्र गति से हम लोग करते जा रहे हैं और उसका नुकसान हम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। तो आज ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको स्टॉकहोम सम्मेलन, नैरोबी सम्मेलन, रियो दे जेनेरो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल समझौता, तेंड्रो सम्मेलन इत्यादि बारंबार आप अपने प्रश्न को ध्यान दीजिए। प्रश्न पत्र पर ऐसा क्वेश्चन बारंबार आपको पूछा जाता है। तो आज एक ही साथ इन तमाम सम्मेलन के बारे में आपके सामने रख रहे हैं। तो विद्यार्थीगण, ध्यान रखना है कि हर एक प्रश्न, हर एक टॉपिक जो है वो आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर उसके कंसेप्ट को तैयार करने के लिए बताया जाता है। यहाँ किसी प्रकार का एग्जाम से अदर कुछ भी चर्चा परिचर्चा नहीं की जाती। हर चर्चा का ध्येय केवल एक होता है कि आने वाले एग्जाम में यदि इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको हल कर सकें। वीडियो को आगे देखने के पहले चलिए कम से कम एक बार है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वैश्विक उष्णता क्या होती है, एकदम आम सरल भाषा में समझिए। पृथ्वी पर जो सूर्य की प्रकाश आती है, मैंने विगत एक चैनल में बताया, एक वीडियो में बताया था कि सूर्य का प्रकाश 51% तक ही पृथ्वी तक पहुंच पाती है। तो पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसको बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश का पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं विकिरण, जो अपने माध्यम को गर्म नहीं करती है बल्कि सबसे पहले पृथ्वी से टकराती है। तो पृथ्वी को सबसे पहले गर्म करती है और फिर पृथ्वी से गर्मी उत्पन्न होती है और धीरे 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 ऊपर की ओर गर्मी की ओर बढ़ता है। तो पृथ्वी से पर टकराने और पृथ्वी के गर्म होने का ये जो प्रकरण है, इसका जो प्राकृतिक रूपरेखा थी वो बिगड़ गया है, वो संतुलन बिगड़ गया है, जिसके चलते समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो सूर्य की प्रकाश विकिरण के माध्यम से जब पृथ्वी पर पहुंचती है और पृथ्वी से टकराकर संवहन के माध्यम से पृथ्वी को और उसके वायुमंडल को गर्म करती है। तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आती है, वह पृथ्वी पर जो पहुंचती है तो वह उसके लिए जो पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल उसके लिए पारगम्य होता है। अर्थात सूर्य का प्रकाश जो लघु तरंग में, ध्यान रखना है, सूर्य का प्रकाश जो लघु तरंग में पृथ्वी पर आती है उसके लिए वायुमंडल पारगम्य हो जाता है, अर्थात उसे वायुमंडल आने देता है। लेकिन जब ऊर्जा को, जब पृथ्वी से टकराकर वो ऊर्जा में परिणत होता है, पृथ्वी से टकराकर जब वह ऊर्जा में परिणत होता है तो दीर्घ तरंग के रूप में वो जब वापस लौटता है तो वायुमंडल उसे वापस जाने से रोक देती है। यही है ग्लोबल वार्मिंग। सूर्य की किरणें लघु तरंग के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचती है, पृथ्वी पर टकराकर ऊर्जा के रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में जब वो वापस जाना चाहती है तो वायुमंडल की जो परत पृथ्वी पर है, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस जो है उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, जो कि पृथ्वी
से परावर्तित होने वाली ऊर्जा को रोक देती है, जिससे कि पृथ्वी में गर्मी बढ़ जाती है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नॉर्वे और कनाडा, डेनमार्क, साइबेरिया के क्षेत्र में जहां सूर्य का प्रकाश काफी तिरछा पड़ता है, काफी धीमा पड़ता है, फसल के उत्पादन के लिए एक न्यूनतम तापमान का होना आवश्यक है, तो वहां शीशे का घर बनाते हैं। शीशा भी इसी वायुमंडल की तरह काम करती है, प्रकाश को तुआने देती है, ऊर्जा को जाने से रोक देती है, जिससे शीशे के अंदर का तापमान बढ़ जाता है और वहां फसल का उत्पादन बेहतर तरीके से होता है। तो शीत प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियां को आजमाया जाता है। तो यही है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस के बचाने के लिए, ग्रीन हाउस का जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए हम तरह तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कागजी तौर पर अधिक हो रही है, व्यवहारिक धरातल पर उसको प्रयोग में कम लाया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, पृथ्वी के इस सम्मेलन को 1960 में पहली बार ये ज्ञात हुआ कि ओजोन परत का जो छिद्र है, वो ओजोन परत पर छिद्र होता जा रहा है, ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। आपको ज्ञात होगा कि पृथ्वी के इस वायुमंडलीय क्षेत्र का जो सबसे दूसरा परत, सबसे पहले नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल का ही एक पार्ट होता है ओजोन मंडल। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। सूर्य से निकलने वाली परावैगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट रेंज को यह अवशोषित कर लेती है। यदि ये मंडल नहीं होता तो शायद जीवन भी नहीं होता। तो ओजोन मंडल जो कि परावैगनी किरण को, हानिकारक परावैगनी किरण को अवशोषित करती है, उसमें छिद्र होता जा रहा है, अर्थात पृथ्वी पर ओजोन परत के छिद्र होने के कारण परावैगनी किरण पृथ्वी तक पहुंच रही है, जिससे कई प्रकार की पृथ्वी में गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ेगी तो जितना ध्रुवीय क्षेत्र का बर्फ है वो बर्फ पिघल जाएगा, जो ग्लेशियर है हिमालय और अन्य ऊंचे पर्वत पर वो पिघल जाएगा। पिघलने से एक बार पूरा विश्व में बाढ़ आ जाएगी और फिर सूखा का स्थिति हो जाएगा, अर्थात जीवन दूभर हो जाएगा। विश्व महासागर की जल की ऊंचाई बढ़ जाएगी तो सैकड़ों हजारों की संख्या में द्वीप समुद्र में, जैसे कि आप पढ़ते हैं द्वारिका द्वीप समुद्र में विलीन हो गया, तो उसी प्रकार हजारों द्वीप समुद्र में विलीन हो जाएंगे। तो पूरा पृथ्वी जो है, जो आपने माल्थस का सिद्धांत कहता है जनसंख्या का विस्फोट, यदि मनुष्य कृत्रिम तरीके से जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोकती तो प्रकृति जनसंख्या वृद्धि को रोक देती है, वह जो है यथार्थ बदल जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। 1960 में इसको समझा गया। एक रिपोर्ट कहता है कि प्रत्येक वर्ष केवल धुआं से, चाहे घर में भोजन बनाने के समय लकड़ी से, कोयला से, गोईठा से जो धुआं उत्पन्न होता है, फिर गाड़ी मोटर बस से जो धुआं उत्पन्न होता है, उससे विकासशील देशों में 16 लाख लोग प्रत्येक वर्ष मर जाते हैं। धुआं के कारण 16 लाख लोगों का जीवन क्षति होती है और साथ ही धुआं के कारण कई प्रकार के फेफड़ा से संबंधित रोग लोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए प्रयास करना है। तो पहला हुआ स्टॉकहोम समझौता 1972, जो मानव पर्यावरण सम्मेलन था कि मनुष्य को किस प्रकार से बदलते पर्यावरण को बचाना है। मानव का ये एक्टिविटी होनी चाहिए, मानव का ये उत्तरदायित्व है कि हम पर्यावरण को अपने जीने के अनुकूल बनाएं। विद्यार्थीगण, बैटल ऑफ इम्फाल जब 1944 में हुआ था, तो वहाँ एक सैनिक अपने मृत्यु शैया पर था, अपने अन्य सैनिकों को उसने संबोधन कहा था, मेरे बच्चे तक ये संदेश पहुंचा देना कि कल तुम्हारा भविष्य बेहतर हो, इसलिए मैं आज अपना जीवन को, अपना वर्तमान आज कुर्बान कर रहा हूं। कल तुम्हारा जीवन बेहतर हो, भविष्य तुम्हारा बेहतर हो, इसलिए मैं वर्तमान को कुर्बान कर रहा हूं। उसी प्रकार यहाँ है, तो भविष्य हमें बेहतर मिले, इसलिए वर्तमान समय में उस पर काम करना होगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन, जो मानव पर्यावरण अर्थात पृथ्वी सम्मेलन का ये पहला रूप था। उसके पश्चात नैरोबी में अर्थात केन्या में 1982 में इसी मानव पर्यावरण सम्मेलन का दूसरा सम्मेलन हुआ कि अपनी पर्यावरण की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इस जीवन को जीने लायक हम कैसे बना सकते हैं, हमें उसके लिए क्या करना होगा, पेड़ पौधे हरियाली को बचाने के लिए क्या करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करना होगा। और फिर जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन ये भी था, लेकिन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से रियो दी जेनेरियो में 1992 में सम्मेलन हुआ,
इसमें स्पष्ट रूप से पर्यावरण और विकास, जलवायु परिवर्तन इसका लक्ष्य रखा गया। ये क्वेश्चन पूछता है बराबर कि मॉन्ट्रियल समझौता में क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, कार्टागेना प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था, ऐसा क्वेश्चन बारंबार आपने देखा होगा। तो एक ही साथ देखिए तमाम प्रश्न है। तो रियो द जेनेरो ब्राजील में हुआ कि पर्यावरण विकास भी हो और पर्यावरण की सुरक्षा भी होनी चाहिए। विकास के लिए जितने अच्छे महल की जरूरत है उतना ही अच्छा पेड़ पौधे की जरूरत है। विकास में जितना मनुष्य की जीवन की जरूरत है उतना ही प्रकृति में अन्य जो जीव जंतु हैं, प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद, तृतीयक उत्पाद से लेकर सभी की जरूरत है। सांप की भी जरूरत है और बाज की भी जरूरत है, चूहा की भी जरूरत है और उल्लू की भी जरूरत है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे की आवश्यकता है। तमाम प्रकार की वनस्पति जैव विविधता को बचाए रखना भी इस पर्यावरण, इस जीवन के लिए आवश्यक है। उसके बाद वियना में सम्मेलन 1985 हुआ। ओजोन परत में जो छिद्र होता जा रहा है उस छिद्र को रोकने के लिए क्या करना है। जब हम भौतिक जीवन में बड़े पैमाने पर एसी, फ्रिज इत्यादि का प्रयोग करने लगे तो उससे निकलने वाली गैस जो है ओजोन परत को छिद्र पहुंचाती थी। तो उसमें तकनीकी परिवर्तन किया जाए, कोई ऐसे गैस का उत्सर्जन नहीं हो जो ओजोन परत को छिद्र पहुंचाता हो। तो वियना में वियना था ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। 1985 में ओजोन परत को छिद्र जो हो रही है समतापमंडल में, उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए वहां पर योजना बनाई गई। फिर जो है वियना में दूसरा सम्मेलन 1985 10 साल के बाद हुआ कि जो हम पहले सम्मेलन में निर्णय लिए, जो उसमें कार्य योजना का निर्णय किया गया क्या व्यवहार में लागू हुआ या नहीं हुआ। फिर मॉन्ट्रियल समझौता कई बार आपका जो है इस क्वेश्चन को स्टॉकहोम, रियो द जेनेरो और मॉन्ट्रियल, ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बारंबार 1987 में कनाडा में ये हुआ। तो अभी ओजोन संरक्षण, और इसी दिन से ओजोन संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून 1972 में पहला पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी को बचाने के लिए पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ताकि पर्यावरण सुरक्षित हो। मानव पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 5 जून 1972 के शेष सम्मेलन शुरू हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। मॉन्ट्रियल समझौता के लिए 16 सितंबर को बैठक हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए दिवस के रूप में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आधारित सम्मेलन 1989 में हुआ कि खतरनाक कचरा, जिस प्रकार हम आज इलेक्ट्रॉनिक युग में आ रहे हैं, हर घर में 2-2, 4-4, 5-5 मोबाइल है, मोबाइल 2-4 साल के बाद खराब हो जाती है। इसमें कितना ऐसा पदार्थ है जब इसे हम कचरा के रूप में फेंक देते हैं तो ये हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को कितना प्रदूषित करता है। इसमें जो डिवाइस लगे हुए हैं, तो कैसे इसको बचाया जाए। ये तो मोबाइल घर घर में जहाँ बड़े बड़े मशीनरी हैं वह जो है उसका कचरा तैयार होता है, तो कचरा का निष्पादन कैसे हो। कचरा का लोग एक दूसरे देश में निर्यात भी करते हैं। निर्यात करने के दरमियान कुछ समुद्र में उसमें कुछ हो जाता है तो समुद्र का भी प्रदूषित हो जाती है, समुद्री पानी, उससे कई जीव जंतु की मृत्यु होती है। तो कचरा निर्यात को प्रतिबंधित किया जाए, कचरा का इस प्रकार से निष्पादन हो कि उससे हमारी पृथ्वी को, हमारी पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। फिर वो टोरंटो सम्मेलन 1988 में हुआ कि पर्यावरण को बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कैसे कमी लाया जाए। अर्थात जो हम विभिन्न प्रकार के उद्योग लगा रहे हैं, उद्योगों से निकलने वाली धुआं, सड़कों पर चलने वाले वाहन से धुआं जो कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है, एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर प्रोडक्शन, जो कोयला से बिजली बनती है, वो CO2 का बहुत बड़ा स्रोत है। तो कैसे हम अपनी तकनीक में परिवर्तन लाएं, कैसे हम विकास की गति में परिवर्तन लाएं। यदि हम CO2 को उत्सर्जन करते हैं उसको अवशोषण करने के लिए कैसे पेड़ पौधे वहां प्रचुर मात्रा में लगाएं ताकि उसका अवशोषण, उत्सर्जन कम हो, और अवशोषण जो उत्सर्जन हो उसका अवशोषण का व्यवस्था होनी चाहिए। आपको पता है पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास के रूप में ग्रहण करता है, तो उसके लिए यहाँ संवेदन हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल, ये बारंबार पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। 1997 में ये भी था ग्लोबल वार्मिंग की, वैश्विक स्तर पर तापमान में हम ऐसा व्यवस्था करें कि 2 डिग्री से अधिक तापमान नहीं बढ़े। कैसे हम बढ़ते हुए तापमान को कंट्रोल करें, क्योंकि तापमान बढ़ने से संभावना है, जिस प्रकार से तापमान बढ़ता जा रहा है पूरा ध्रुवीय क्षेत्र का बर्फ पिघल जाएगा,
पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा और जीवन के सामने जल संकट, पहले बाढ़, पूरा विश्व में 2 मीटर तक पानी फैल सकता है, अर्थात आधी जनसंख्या तो उसमें डूब खत्म हो जाएगी। फिर सुखाड़ की स्थिति आएगी, नदियां सूख जाएगी और फिर जीवन की संकट ही संकट उत्पन्न होगा। फिर है कार्टेजाना प्रोटोकॉल, यह 2000 ईस्वी में हुआ। जैव विविधता, जैव विविधता क्या होती है? पेड़ पौधे, पादप, जीव जंतु। प्रकृति में 84,000 से अधिक किस्म का पेड़ पौधे पादप हैं और इसमें हजारों की संख्या में विलुप्त हो गए हैं, उसको विनाश कर दिए हैं। और ये आज का नहीं, यदि आप महाभारत काल को देखें तो क्या है, आप पढ़ते हैं कि चलिए जब महाभारत काल में भीष्म पितामह के मर्जी से हस्तिनापुर का विभाजन, राज का विभाजन हुआ और इंद्रप्रस्थ दिया गया। देखो इंद्रप्रस्थ क्या था? पूरे पेड़ पौधे जंगल से भरा हुआ क्षेत्र था। तो मनुष्य ने अपने इस विकास में उन तमाम जंगलों को आग लगा दी। देखो वहां पर आता है ना कि सांप वहां बड़े पैमाने पर रहते थे, उसके जंगलों को विनाश करे तो उसे अर्जुन से दुश्मनी हुई कि भाई इसने मेरे वंश को विनाश किया, मेरे रहने का निवास को, तो हम इसको खत्म कर देंगे। कहीं कहीं वो सांप के रूप में जो दिखलाया गया महाभारत में, वास्तव में क्या है? वो पर्यावरण और मानव की क्षति के बीच के रिश्ता को बतलाता है। तो अतीत काल से आज तक हम लोग विकास की कीमत पर, विकास के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाते रहे हैं। तो जैव विविधता कहाँ अधिक होती है? जहां तापमान ज्यादा होता है, जहां उष्णता, तापमान ज्यादा होती है और जहां वर्षा आर्द्रता ज्यादा होती है। उष्ण और आर्द्र जलवायु, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं, आपको ज्ञात है विषुवत रेखा पर सालों भर 365 दिन 2 बजे के बाद मूसलाधार वर्षा होती है, सालों भर सूरज का प्रकाश सीधा पड़ता है, वहां काफी गर्मी और काफी वर्षा होती है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुव से उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश ऊंचा सबसे ऊंचा है और 0 सबसे नीचा है, तो 90 से 0 की ओर हम बढ़ते हैं, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं, ग्लोबल ये जैव विविधता की मात्रा बढ़ती है। और ठीक उल्टा कर दें, ध्रुव से हम ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता घटेगी। तो भारत में देखिए जैव विविधता का क्षेत्र कहाँ है? पश्चिमी घाट, जहाँ सबसे पहले मानसून प्रवेश करती है, काफी गर्मी का क्षेत्र होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंडा, उसके बाद उसे सुंडालैंड बोलते हैं, और उसके पश्चात जो है इंडो बर्मा क्षेत्र अर्थात बांग्ला, म्यांमार और इसे क्या बोलते हैं, इंडो म्यांमार क्षेत्र, म्यांमार, बर्मा और पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र एवं कुछ हिमालय का क्षेत्र, जहाँ की अच्छी खासी वर्षा और वहां पर थोड़ा शीत ऋतु पाई जाती है। तो मूलतः जैव विविधता का भारत में 4 हॉट स्पॉट है। तो जैव विविधता को कैसे जीव जंतु पेड़ पौधे है तो कैसे बचाया जा सके। फिर पेरिस सम्मेलन 2015 में, जिसमें जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस, जलवायु को परिवर्तित होने से कैसे रोका जा सके, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कैसे कम कर सके, इस पर सम्मेलन। सतत विकास पर विश्व सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ, 2009 में कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ, फिर 2012 में रियो द जेनेरियो ब्राजील में हुआ। तो हम लोग सम्मेलन पर सम्मेलन करते जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना प्रदूषण है। जीवन जो है सो पटना जैसे राज्य में, ये बिहार जैसे कि छोटे से राज्य, जहाँ न तो उद्योग का, और हम लोग भारत में कितना प्रदूषण है। सोचिए कि गाजा और हमास में युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में हजारों बम गिर रहे हैं, फिर भी वहां का वायु का जो प्रदूषण का स्तर है वो दिल्ली और पटना से कम है। तो हम लोग कितने प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं। रोज दिन वहां सैकड़ों की संख्या में बम गिरता रहा, फिर भी वहां वायु का स्तर जो है, प्रदूषण का स्तर पटना दिल्ली से बेहतर अवस्था में था। तो सोच सकते हैं कि हम लोग बिना बम के, बिना विस्फोट के भी इतनी प्रदूषित वातावरण में रह रहे, पेड़ पौधे को उजाड़ दिए हैं। जो भी पेड़ पौधे सड़क के किनारे हैं उस पर इतना अधिक धूल पड़ गया है। वैज्ञानिक सिद्ध किया है कि जब धूल से पत्ते भर जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करने की उसकी क्षमता आधी रह जाती है। तो ये तमाम जो है सो आपका तो सतत विकास होनी चाहिए, विकास जरूरत है, लेकिन उस पर जो है विश्व सम्मेलन में पर्यावरण का भी विकास, पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं होनी चाहिए। ये था आपके तमाम
वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि बारंबार एग्जाम में पूछा जाता है, इसी को रोकने के लिए यूरोपीय संघ ने एक बनाया कि भाई कार मोटर जो सड़कों पर वाहन चलती है उसमें कितना मात्रा में पैसा व्यवस्था की शीशा पेट्रोल या डीजल में शीशा की मात्रा खत्म कर दिया जाए, शीशा रहित कर दिया जाए, और कैसे प्रदूषण से बचाया जा सके उसे देखते हैं। 15 वर्ष से अधिक के वाहन को सड़क पर चलने से रोका जाए। नियम तो बना हुआ है लेकिन धड़ल्ले से वाहन चलते रहता है, तो उसे यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6 तक आ गया है। यूरोप में जहां हम 6 तक प्लेयर तक पहुंच गए हैं, भारत में अभी भी 4 के बाद हम 5 को तो भूलिए गए, कैसे हम 6 को लागू करेंगे। तो आप देखते हैं कई कार वगैरह पर लिखा रहता है यूरो, अर्थात उसमें इस प्रकार का तकनीक की व्यवस्था किया गया है ताकि उससे निकलने वाले धुआं पर्यावरण को न्यूनतम या कम से कम क्षति पहुंचा सके। वर्तमान में रखा गया कि 2070 ईस्वी तक भारत को न्यूट्रल कार्बन कर देंगे, अर्थात कोयला से बनने वाली बिजली को प्रतिबंधित खत्म कर दी जाएगी। उसके जगह पर सौर प्लांट या पवन ऊर्जा या अन्य प्रकार के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को हम प्रयोग में लाएंगे। इसके अलावा जो है वहां पर दिया गया है कि हम इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे पेट्रोल डीजल से होने वाली क्षति को कम से, अर्थात गाड़ी मोटर जो है सीएनजी गैस या एलपीजी गैस या बैटरी वगैरह से चलाना शुरू करें ताकि प्रदूषण को रोका जा सके, नहीं तो ये पृथ्वी हमारे जीवन जीने लायक नहीं रहेगी। तो विद्यार्थीगण, ये आज का विषय ज्योग्राफी को मानिए या करंट अफेयर्स या वर्तमान समसामयिक घटना पर आधारित मानिए, ये काफी महत्व का है। तो आज का ये जितना भी मैंने बतलाया परीक्षा के लिए, इसे स्टैटिक जीके या ज्योग्राफी में जहां रखना चाहे रख सकते हैं, काफी महत्व का रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पढ़ाई बेहतर लगी होगी, कंसेप्ट तैयार हो चुका होगा। एक ही साथ ऐसे प्रश्न को आप यदि कभी ढूंढने भी चाहें तो बड़े आसानी से एक जगह उपलब्ध हो जाएगा। बताइए कैसा लगा, अपना कमेंट करना ना भूलेंगे। समस्या यह है कि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी ना करते हैं। अरे दोनों बना रहना चाहिए, दोनों की अहमियत है, दोनों की उपयोगिता है। धन्यवाद।